Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program, and this is an paper analysis for paper 1 for year 2017. And let me tell you first that why this video is important for every IIT aspirant, basically, whether you are starting the preparation for IIT or you are in the final stage or just about to write the final exam of IIT Advanced. देखो, अगर आप शुरुआत में जस्ट बिगनिंग कर रहे हैं तो आपको मतलब जिस पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि पेपर क्या है, कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल क्या रहता है, कितना डिफिकल्ट, कितना और लाइक किस पैटर्न पे मतलब चीज़ें, तो और कितना पार्ट कहाँ से 11th से 12th से और लाइक कौन से टॉपिक से कितनी चीज़ें, ये सब। तो अगर आप लास्ट की 10 इयर्स और 15 इयर्स का पेपर एनालिसिस देखते हैं देन यू विल हैव वेरी मच फेयर आइडिया अबाउट द पेपर पैटर्न। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जब आप स्टडी करते हैं। देन यू विल हैव लाइक इन योर माइंड दैट ओके दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द थिंग्स दैट IIT focus and my focus must be on that one, so it will help you actually. So that's why it's important for you to watch the video. And the students who are in the final stage and about to write the exam this year, तो उनके लिए देखो आप ये पेपर आपको हेल्प करेगा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपको ये वीडियो कि चीज़ें कितना भी डिफ़िकल्ट, कितना भी पेपर या कैसे भी हो, उसमें भी क्या होता है, हमेशा कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मीडियम होते हैं, मॉडरेट होते हैं, कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो यहाँ पे लाइक आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि हाँ, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ना रहता है, और टारगेट मस्ट बी ऑन easy and moderate questions actually, unless if you are not in like top rankers, तो वहाँ पे तो आपको सब चीज़ें ही आनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं थोड़े से मतलब कुछ महीने पहले, तो उस टाइम पे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, देन दिस वीडियो विल आल्सो गिव यू एन इनसाइट दैट विच टॉपिक you can focus so that you can at least cracking the IIT if you are on the boundary of cracking and not cracking, not qualifying the IIT। तो कुछ टॉपिक हैं, क्योंकि IIT एडवांस के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अगर छोटी छोटी थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं, सब कुछ आता है, तो आप IIT एडवांस नहीं कर सकते, मेंस निकाल सकते हैं। एडवांस के लिए आपको चीज़ें जो आती हैं वो बहुत सॉलिड आनी चाहिए। तो इसलिए ये पूरा सिलेबस आपको नहीं आता है, दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बट जो आता है और जितना पार्ट आता है वो आपको सॉलिड आना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट एक्चुअली। तो इसीलिए आपको अगर कम टाइम बचा है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी लाइक फोकस करनी होगी कि हाँ, इतना पार्ट ये मेरा सॉलिड है और उसको अच्छे से कर लें। फिर टाइम बच रहा है तो उसके हिसाब से आप चीज़ें कि कितना टाइम है तो कौन सा टॉपिक को कवर किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट अबाउट द पेपर 1 ऑफ 2017। लेट मी टेल यू द पैटर्न ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे जो थे पेपर 1 फॉर ईयर 2017 pattern is it of paper. So first thing is there were total 18 questions in this paper, and first 7 question was more than one option correct answer type. So 7 questions, one or more than one correct answer टाइप MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है ना। यहाँ पे मार्किंग, क्योंकि IIT में ये भी है कि लाइक एवरी ईयर इट कीप ऑन चेंजिंग सम, इवन पैटर्न भी चेंज कर देते हैं कभी कभी क्वेश्चंस आपके इंटीजर टाइप को भी कुछ और टाइप। आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं कि अराउंड 2000 या 2000 से पहले था IIT का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता था जैसे UPSC का होता है वैसे, तो ऐसी चीज़ें बदलती जाती हैं एंड दैट्स वाई। और जो मार्किंग स्कीम है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत अच्छे से उनको समझना चाहिए कि क्या चेंजेस है और जो अभी ये पैटर्न है उसमें क्या मार्किंग है बेसिकली। तो इसमें जैसे था मार्किंग स्कीम दैट वाज लाइक +4 इफ़ यू आर मार्किंग इट कम्प्लीटली करेक्ट, जितने ऑप्शन हैं वो सही आपने करेक्ट किए। अगर मान के चलो 3 ऑप्शन हैं और आपने 2 करेक्ट हैं, देन इट्स पार्शियल मार्किंग ऑफ 1 +1 फॉर ईच ऑप्शन, इज इट पार्शियली करेक्ट, and 0 if not attempted, and -2 in all cases, other cases.
तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए कि मार्किंग क्या है वो आपको समझ लेनी चाहिए। सो 7 क्वेश्चंस, 1 और मोर देन 1। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाला पार्ट बेसिकली कि अगर लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ABC आंसर है किसी क्वेश्चन का और आपने मार्क कर दिया AB एग्जैक्टली, अगर ABC देन यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स। अगर आपने ओनली AB मार्क्स किया तो +1 फॉर दिस, +1 फॉर दिस पार्शियली, सो यू विल गेट 2 मार्क्स। अगर आपने A, B and D मार्क कर दिया then you will not get +2 and -2. No, it will be like -2, right? Because you have marked the wrong answer also. So partially correct, then you will get partial mark. But if this means wrong, and that means you will be getting this. तो बाकी अगर कोई सा भी B, C, D मार्क करते हैं तब भी आपके -2 ही मार्क्स. So that is about this. Next was there was 5 questions that was single digit integer type question. So 5 questions single digit integer type, ठीक है ना। तो यहाँ पे था मतलब एक जो मार्किंग स्कीम है, मतलब यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग सिंगल डिजिट, मतलब इनका आंसर क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया जाता है दैट आंसर विल बी ऑलवेज लाइन फ्रॉम 0 to 9 एंड यू हैव टू फिल दैट डिजिट एक्चुअली जो भी आंसर आता है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम फॉर दिस ईयर इट वाज +3 फॉर करेक्ट if you are writing it correct and 0 if like in all cases not attempting or even writing it wrong, then also you will be 0 all cases, ठीक है। and the last one was match the column. तो इस साल में जो basically match the column था it was like okay match the column, but the matching the column जो system था that was different actually, बहुत ज़्यादा अभी अपन को आप पेपर को बताएंगे like I will tell you। तो it was having like 3 columns actually, तो आपको 3 columns को मैच करना था। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे match the column को बदल दिया गया and here in match the column यहाँ पर भी था basically there were how many total 6 एक second, so there were match the column total 6 questions based on match the column type। और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ये थी कि देर वर 3 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उनको आपको मैच करना था एंड 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईच मैच द कॉलम। ओके लाइक बेसिकली मैच द कॉलम बेस्ड। यहाँ पे नॉर्मली लाइक ये ABCD PQRS इस तरह का रहता है, तो A के करस्पॉन्डिंग PQRS में से कौन सा मैच कर रहा है, इस तरह से चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे है कि क्वेश्चंस वाइज है, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बेसिकली चेक करना था। सो दैट वाज द मैच द कॉलम एंड लाइक 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट एंड द मार्किंग वाज बेसिकली +3 इफ इट इज राइट, +3 फॉर राइट and 0 if not attempted and -1 for wrong अगर गलत आपका। So similarly like for next match the column, 2 match the column and 3 question each based on match the column. So this was the pattern of the paper. Another thing was कि like जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कितना पार्ट कहाँ से कैसे चीज़ें लाइक 11th से और डिफ़िकल्टी एंड ऑल दैट वो भी आपको बताते हैं। सो पहले मैं आपको बता दूँ कि कितने क्वेश्चन इसमें 11th और 12th से पूछे गए। सो फ्रॉम 11th syllabus एंड फ्रॉम 12th syllabus नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। तो यहाँ पे था पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर वाज 9 क्वेश्चन मींस लगभग 50% बट मार्क्स वाइज देखा जाए अगर मार्क्स इज इट, सो इट वाज 31 मार्क्स एंड दिस इज 30 मार्क्स बेसिकली। तो यहाँ पर लाइक देख सकते हैं आप लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो 50-50 है, 50% फ्रॉम 11th, 50% फ्रॉम 12th, बट मार्क्स वाइज देखा है तो इट्स अराउंड 51%। मतलब थोड़ा सा 11th क्लास का पोर्शन ज़्यादा है, जो कि लाइक कुछ पेपर्स में नॉर्मली 12th क्लास का पोर्शन ज़्यादा रहता है बेसिकली, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट मार्क्स, क्योंकि ये चीज़ें हैं मतलब IIT के पेपर टू पेपर कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता कि हमेशा IIT 12th से 50%, 11th से 50%, ऐसा कुछ नहीं है, दैट चेंजेस पेपर टू पेपर। सो दिस वाज द like scenario for this paper 2017 and ओवरऑल अगर पेपर्स की बात की जाए तो टोटल इसमें जो पेपर्स था क्लास वाइज
फिजिक्स में जो मार्क्स थे तो 57 मार्क्स का 11th से और 65 मार्क्स का 12th से, तो उसमें ओवरऑल में 12th क्लास का ही बेसिकली ज़्यादा था। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट ईजी और डिफ़िकल्टी लेवल। नॉर्मली लाइक ऐसा रहता है कि आईआईटी के 3 सब्जेक्ट्स होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हमेशा मतलब ये समझ लो कि एक सब्जेक्ट तो या तो एक या दो सब्जेक्ट लाइक का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट रहता है कंपेयर टू, एंड एक सब्जेक्ट इजी रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा जोन, कौन सी आईआईटी बेसिकली प्रिपेयर कर रही है, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, खड़गपुर एंड ऑल दैट। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि कभी कोई सी सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाती है, कभी दूसरी सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाती है। तो जैसे इस बार की हम बात करें तो मैं फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लाइक पहले मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन। सो दिस वाज फॉर कंप्लीट पेपर एक्चुअली। सो इजी क्वेश्चंस, इजी, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट and tough or difficult, and marks। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर देखा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 16 क्वेश्चन फॉर टोटल पेपर, मॉडरेट 15 क्वेश्चन एंड टफ ओनली 5 क्वेश्चन वाज फ्रॉम टफ एक्चुअली कैटेगरी, एंड मार्क्स वाइज 52 मार्क्स एंड 53 मार्क्स एंड दिस इज़ ओनली 17 मार्क्स। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये तो पूरा पेपर ही मतलब बहुत कम क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, बाकी मोस्टली इट्स लाइक ईजी अराउंड 40%, 35 to 40%, एंड सेम 40% अराउंड बेसिकली मॉडरेट एंड ओनली 20% अराउंड टफ पार्ट, और इवन लेस देन दैट 20%। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करते हैं तो फिजिक्स का लाइक इट्स लाइक ओवरऑल क्वाइट इजी, इज इट? आई विल राइट वेरी इजी, और इट्स एन इजी पेपर, जो कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फिज़िक्स का पेपर हालत ख़राब करने वाला हो जाता है बेसिकली। इस टाइम पे अगर देखा है तो जो थोड़ा केमिस्ट्री का पेपर था वो डिफ़िकल्ट था, मैथ्स का मॉडरेट और फिज़िक्स का ईजीएस्ट वन एक्चुअली, बट दैट डजंट हैपन ऑलवेज एक्चुअली। सो लकी वन हुज फिज़िक्स सब्जेक्ट वाज स्ट्रॉन्ग फॉर दिस टाइम एक्चुअली। ठीक है। तो this is about basically physics, I mean like easy part, overall difficulty and all that, question wise breakup, that also। next है कि like इसमें जो 11th 12th का आपको कितने क्वेश्चन वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसमें भी जो अपने पास टोटल सिलेबस है ना 11th 12th का, तो कौन से टॉपिक से कितना वेटेज, कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स, तो कौन सी यूनिट से, लेट मी टेल यू अबाउट दैट टू आल्सो, तो वो भी आपको थोड़ा हेल्प करता है। Okay, so if we look at the weightage for different topics and units, this time it was a little bit different that from normal trends. So electrodynamics 12 question 42 marks and 34% weightage, that's quite high। यूनिट भी काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी होता है, और 12th का काफ़ी सारा पार्ट बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इसमें कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ एंड ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इस बार मतलब आपके अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन, कैपेसिटेंस 2 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 6 क्वेश्चन, दैट्स क्वाइट हाई एक्चुअली, नॉर्मली डजंट हैपन। तो काफ़ी वेटेज भी रहता है, और मतलब लाइक पेपर में भी नॉर्मली लाइक अराउंड 25 to 35% वेटेज रहता है एक्चुअली में। दिस टाइम इट्स क्वाइट हाई एक्चुअली, 34% बेसिकली, नॉर्मली इट्स अराउंड 25% समथिंग। एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स maintaining its consistency, 5 क्वेश्चन 17 मार्क्स 14%। तो इसमें बेसिकली 2-3 चैप्टर आते हैं, हीट ट्रांसफर, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, कैलोरीमेट्री एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर इस बार भी लाइक अच्छा खासा वेटेज था, लाइक इट्स अ गुड टॉपिक एक्चुअली, एंड the hard work that you do here, everything is rewarded actually for this part। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर से केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स 4 questions was asked from this। मैकेनिक्स, दिस इज द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बेसिकली 11th क्लास में मैकेनिक्स ही मेनली रहता है। तो इस बार इससे भी मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन 36 मार्क्स एंड 30% वेटेज। इसका नॉर्मली वेटेज भी अराउंड 30%, 25 to 30% रहता है, जो कि दैट्स वाज ओके लाइक। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बार आरबीडी, जो कि लाइक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, and there were 5 questions from this topic actually,
रिमेनिंग लाइक सेंटर ऑफ मास, एरर तो हमेशा लाइक बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता. डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज आस्क्ड एक्चुअली फ्रॉम एरर, एंड दिस टाइम आल्सो देयर वाज वन क्वेश्चन. ग्रेविटेशन मैथमेटिकल टूल से भी वन था, और एक्लिनियर मोशन से वन, सरफेस टेंशन से वन क्वेश्चन एक्चुअली. एंड मॉडर्न फिजिक्स, दिस वाज लिटिल बिट शॉकिंग हियर एक्चुअली. नॉर्मली मॉडर्न फिजिक्स इट्स always like consistency is maintained here. This time only 3 questions and 11 marks, only 9% weightage. It's mostly around 20 to 25% weightage is given to this. This time like it was little different actually. And this is for analysis for complete paper basically, including paper 1 and paper 2. SHM and wave, तो यहाँ पर भी आपके पास आता है SHM, sound wave and string wave basically. तो यहाँ पे इस बार SHM से कोई क्वेश्चन नहीं है. देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सो दैट इज़ लाइक, तो यह तो चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं होता है, और दोनों से थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा रहता है, रिवार्ड इज स्टिल लेस. So this was about the weightage of different topics and units for this paper. So that is all about basically your overview of the paper. Let me tell you the questions and the paper which were like, because this time paper 1 was little bit quite easy, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर सकते थे आसानी से, बट फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लाइक you could have like left them, skip them, like जो difficult question कुछ होते हैं उनको. So let me now discuss about the paper first. Okay, so about paper basically, first 7 question section first was one or more than one correct option type questions, and here the question 1 is a string of some mass and length is attached one at the ceiling. क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग को सीलिंग से अटैच कर दिया था, एंड वन स्मॉल मास इज एक्चुअली हैंगिंग हेयर, और वन वेव पल्स यहाँ से ट्रैवल करती है, अनदर वेव पल्स यहाँ से ट्रैवल कर रही है, और उसकी स्पीड एंड टाइम के बारे में पूछा गया था. तो ये एक स्ट्रिंग वेव पे बेस्ड सिंपल सा एप्लीकेशन है, नॉट मच डिफिकल्ट. यहाँ पे लाइक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाता है, इट्स एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इट्स कमिंग डिसेलरेटिंग, बिकॉज टेंशन यहाँ पे आएगा तो कम होती जाती है बेसिकली. और इस सिचुएशन में क्योंकि लाइक ब्लॉक ऑफ मास वर्टिकली द टॉप ऑफ द टेस्ट, ओके द पल्स, ऑल राइट. तो टेंशन इन द रोप, ओके. तो यहाँ पे अगर ये रोप का मास है देन टेंशन विल बी डिफरेंट. हाँ, अगर रोप मासलेस होती है देन इट विल बी लाइक यूनिफॉर्म टेंशन एंड यूनिफॉर्म स्पीड विल बी देयर. तो उसके बेसिस पे आपको पूछा गया है टाइम टेकन बाय पल्स 1, पल्स 2 एंड वेलोसिटी ऑफ 2 pulses are same at the midpoint of the ropes because tension will be same. So basic question is there, can be answered easily, and it's also an easy question actually. Next question number 2. So human body has a surface area of approximately 1 meter square. Normal body temperature is 10 K Kelvin above surrounding room temperature T naught. Take the room temperature to be 300 Kelvin T naught, and for T naught is equal to 300 Kelvin, and the value of sigma T naught power 4 is equal to this. Stephen, which of the following? So amount of energy radiated by the body in 1 second. So it's based on heat transfer by radiation based on E Q dot is equal to sigma E A T power 4. बॉडी टेम्परेचर, एरिया, सब कुछ आपको दे रखा है चीज़ें यहाँ पे, उसके बेसिस पे ही आपको चीज़ों को लाइक ऑप्शन का. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, यू जस्ट नीड टू चेक द कैलकुलेशन. सराउंडिंग टेम्परेचर maintain, then how much. Reducing the exposure surface area of the body, that is by curling up, allow human to maintain same body temperature while reducing the energy lost by the radiation. हाँ, तो अगर like human body curl कर लेता है then definitely like it will be less surface area will be exposed to the atmosphere, so the radiations, energy radiated, that will be can be definitely reduced. So it was like a moderate question that is based on concept, can be answered. Next question number 3. तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम हैज़ ए सर्कुलर कट विद द फ्रिक्शनलेस सरफेस एज होन द ब्लॉक रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल. तो ये आपका बेसिकली बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास है. तो एक ब्लॉक है, सर्कुलर कट दिस, एंड इट्स रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल. यहाँ से एक छोटा सा मास रिलीज किया जाता है, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, and this is capital M mass, this is small m mass, so it will be like moving backward by some amount. बेसिक सिंपल एप्लीकेशन. ये स्मूथ सरफेस है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हैज़ टू बी रिमेन एट सेम पोजीशन. तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, देन अप्लाई जस्ट
condition for center of mass to be at same position. Solving that you will get the position of block displacement and बाकी चीज़ें velocity of center of mass, conservation of energy. यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक का ये जो बॉडी है मूव करेगा तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट. सो इट्स बेस्ड ऑन like center of mass, moderate to easy question. Next question number was 4. यहाँ पे एक circular copper wire loop is twisted to form a loop of area A and 2A shown in figure. Midpoint crossing and wire remains electrically insulated from each other. Entire loop lies in the plane of the paper A. Uniform magnetic field. Okay. तो यहाँ पे setup कुछ इस तरह का है. एक wire है उसको इस तरह से twist कर दिया गया basically to form two loops like this, इस तरह से, and magnetic field is there and it's changing basically. तो अभी क्या होगा, there will be flux linked to this phi 1, this is phi 2, area 2A, area A, magnetic field. But the thing is that कि इसमें अगर देखो flux अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, so uniform magnetic field B point into the plane, uniform magnetic field B point into the plane of the paper at t is equal to 0, loop start rotating. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप को रोटेट किया जा रहा है बेसिकली. लूप को रोटेट करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या रहता है, इसका एरिया है, एरिया वेक्टर अगर मैं इनिशियली कहता हूँ ये 0 लाइक फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट करेगा सो देयर विल बी सम एंगल बिटवीन देम थीटा दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू 2. तो ये आता है कॉस ऑफ ओमेगा टी. इस तरह से फ्लक्स है, फ्लक्स चेंज होता है तो देयर विल बी लाइक EMF इंड्यूस्ड. उसी पे बेस्ड चीज़ें हैं, EMF कितना, मैग्नीट्यूड एंड ऑल दैट कंपैरिजन. सो इट्स आल्सो लाइक मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन. And next question was 5. For an isosceles prism of angle A and refractive index mu, it is found that angle of minimum deviation delta m is equal to A. Which of the following? तो ये prism geometrical optics, यहाँ पे प्रिज्म फार्मूला रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन दैट इट्स तो यहाँ पे आपको डेल्टा मिनिमम कंडीशन दे रखी है और बाकी फिर इसके बाद में म्यू दे रखा है. लाइक यू नीड टू फाइंड सम रिलेशंस, उनके ऑप्शंस आपको चेक करके देखने का है, बेसिक्स है. सो इट इज़ आल्सो लाइक ए मॉडरेट सिंपल एप्लीकेशन, नथिंग मच कॉम्प्लेक्स टू थिंक अबाउट इट, कैन बी ईजिली सॉल्व्ड. क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट. यहाँ पे in the circuit LCR they are connected in the series AC source. Which of the following? Okay, so that is the like very easy, मतलब यहाँ पे series LCR circuit based on AC question है और यहाँ पे frequency at which the current will be in phase with the voltage, तो वो रहता है resonance पे. resonance frequency is equal to omega to 1 by root LC. Basic question, so it's, I would say it's very easy question actually. Next question number 7. A flat car is moving normal to its flat plate is moving normal to its plane through a gas under the action of constant force F. The gas is kept at very low pressure. The speed of the plate is V, much less than the average speed of the gaseous molecule. Which of the following? So resistive force experienced by the plate is proportional. It's a like also okay question, like not very. तो यहाँ पे एक गैस प्लेट है, constant force F. तो यहाँ से क्या होगा, gaseous molecules they are coming, it's moving with velocity. स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज दिस. तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इसकी होती है v प्लस u से ये स्ट्राइक करेंगे एंड दे विल बी गोइंग बैक एंड हियर इट विल बी लाइक u माइनस v. सो नेट मोमेंटम सप्लाइड फ्रॉम दिस साइड, मोमेंटम सप्लाइड फ्रॉम दिस साइड विल बी डिफरेंट, सो दैट इट विल बी एक्सपीरियंसिंग net force in this direction that can be easily calculated. So it's a moderate question based on KTZ actually. Next question number 8. So 7 question was based on section 1, more than one correct option type. Next 5 question was single digit integer. तो यहाँ पे है एक drop of liquid of radius having surface tension divide itself into k identical drop. In this process total change in the surface energy. This is the basic application of surface tension. यहाँ पे एक बड़ा drop होता है, अपन इसको इस तरह से करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में n ड्रॉप्स में बेसिकली ब्रेक कर दिया गया है. वही यहाँ पे वो k ड्रॉप्स में, आइडेंटिकल ड्रॉप्स में. तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई टेंशन, चेंज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई टेंशन विल बी, दिस इज वेरी इजी सिंपल एप्लीकेशन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Iodine 131 is an isotope of iodine that beta decay to isotope of xenon with half-life of 8 days. Small amount of serum labeled with the iodine 131 is injected into the blood of the person. The activity of the
अमाउंट ऑफ इंजेक्टेड ब्लड इज गिवन। तो यहाँ पे एक आयोडीन लाइक एक्टिव जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो सीरम में इंजेक्ट करके बेसिकली बॉडी का पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट initial activity is measured. After some time the activities was measured from some sample of 2.5 ml. Based on that you are asked to find the amount of blood available in the body. ये मानते हुए कि मतलब बहुत कम टाइम में वो आयोडीन का जो सीरम लाइक इंसर्ट किया गया है, इंजेक्ट किया गया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे रहता है बेसिकली एक्टिविटी। तो इनिशियल एक्टिविटी will be proportional to number of basically radioactive elements available। तो पहले इस छोटे से में टोटल, बाद में that will be like uniformly distributed। तो पूरे ब्लड में बेसिकली एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव सैंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जितना सैंपल ले रहे हैं वो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली लाइक उतने अमाउंट से। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि पूरी एक्टिविटी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टोटल वॉल्यूम, इज इट टोटल एक्टिविटी। और ये जो अभी की एक्टिविटी है 2.5 ml से, सो इट विल बी लाइक वॉल्यूम डिवाइड बाई लेट्स से टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी इंटू ई रेज़ टू द माइनस लैम्डा इंटू टी, और लैम्डा टी हाफ एवरेज हाफ लाइफ इज गिवन। तो इसको सॉल्व करके आप इजीली, सो इट्स आल्सो इजी क्वेश्चन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाज 10। Electron in the hydrogen atom undergoes a transition from an orbit with quantum number ni to quantum number nf, and vi and vf are the initial and final potential energy of the electron. So it's simple potential energy basically total energy। तो यहाँ पे आपको v I by vf का रिलेशन दे रखा है 6.25 and this is I is proportional to what, 1 by n square, so ni square into nf square। यहाँ से आपको n1 by n2 का रेशियो और फिर उसमें लीस्ट वैल्यू ऑफ nf पूछा गया। दैट इज ए सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाज 11। A monochromatic light is traveling in a medium of refractive index n1 1.6. Enter stack of glass layers from bottom side at an angle theta equal to 30 degree। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टैकिंग की गई है ग्लास स्लैब्स की, और एक रे है जो कि मतलब यहाँ मीडियम n इक्वल टू 1.6 से इधर एंटर कर रही है एंड इट विल बी लाइक गोइंग लाइक दिस एंड फाइनली एट दिस पॉइंट इट्स। तो इसमें भी लाइक आपको ये सब चीज़ें हैं एंड इज डिक्रीजिंग, वो भी आपको देखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एन mth विल बी लाइक इक्वल टू n माइनस दिस इज डेल्टा n मल्टीप्लाइड बाई m। n and डेल्टा m एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू वेयर n m इज द, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा n इज इक्वल टू 0.1। ray is refracted out parallel to the interface between m minus 1 and mth slab from the right side of the stack. What is the value of m? तो यहाँ पे सिंपल सा स्नेल्स लॉ ये आपको पता होना चाहिए कि even when there is continuous variation of refractive index is there, then also between any 2 point we can apply Snell's law. Here also we can apply Snell's law between this and this mth layer basically m minus 1. So n 1.3 into sine of this theta, initial angle is 30 degree. Here we can get the n that will be equal to n minus m times delta n into sine of theta. तो यहाँ पे finally ये देखो n minus 1 है, मतलब m minus दिस इज m माइनस 1 एंड दिस इज mth। तो mth के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ जाता है, और यहाँ पे अपने पास बोल सकते हैं नॉर्मल से एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो वी कैन अप्लाई 1.6 मीन्स n इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस m डेल्टा n मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री। सब कुछ आपको दिया गया है, द सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। आल्सो ईजी प्रॉब्लम एक्चुअली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 12। Stationary source of sound emit frequency this. Sound is reflected by a large car approaching the source with the speed this. Reflected signal is received by the source and superposed with the original. What is the beat frequency of the resulting? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक सोर्स है मूव कर रहा है कुछ f0 फ्रीक्वेंसी, अनदर फ्लैट कार बिग कार अप्रोचिंग, तो ये कुछ f1 फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, रिफ्लेक्टेड बैक some frequency, it will be like hearing some f2 kind, and this f2 minus f0 or difference of these two frequencies will be equal to beat frequency,
basic application of Doppler effect. So this is about question number 12 again very easy. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लग ही नहीं रहा है कि ये पेपर तो IIT एडवांस का था because it's really like quite easy paper for physics. And next one was section 3 which contain total 6 question. Match the column and match the column. थोड़ा सा चीज़ें इस बार अलग थी क्योंकि 3 कॉलम्स थे but not much difficult actually. तो यहाँ पे है एक क्वेश्चन like match the column based on 1 charge particle electron proton is introduced at the origin x equal to 0 y 0 z 0 with the given initial velocities. कॉलम 1 में आपको different initial velocities दे दी गई हैं. A uniform electric field E bar, magnetic field B bar are given in column 2 and ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉलम 2 में और मैग्नेटिक फील्ड कॉलम 3 में. तो क्वांटिटीज E नॉट बी नॉट आर पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड. तो अब आपको पूछा गया इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो देखो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए आपको क्या पता है क्या होना चाहिए. अगर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है दे मस्ट बी कैंसिलिंग ईच अदर. तो यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन दिए गए हैं तो ए से स्टार्ट करके आपको चेक करने का है कि हाँ ये अगर ऑप्शन में सही है क्योंकि यहाँ तो आपके पास देखो कितनी है 4 4 4 मतलब 3 कॉलम है. देयर विल बी लाइक मैनी पॉसिबिलिटीज इज इट फॉर पावर 3 पॉसिबिलिटीज़. तो उनको आप हर एक को नहीं चेक कर सकते लेकिन इसके लिए क्या करना था आपको ऑप्शन से जाना था कि ऑप्शन में ए में सेकंड थर्ड एस. तो चेक करो कि ये एग्जैक्टली वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो वेरी इजी बट थोड़ा सा क्योंकि चीज़ें ये हैं लाइक उस टाइम पे एक नया था सेटअप इस तरह का मैच द कॉलम और चीज़ों को लाइक थोड़ा सा दैट माइट मेक इट लिटिल बिट डिफिकल्ट. सो इट विल बी ए मोर ऑफ अ मॉडरेट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. You can keep otherwise if you are doing it with free mind it's really an easy problem actually. So ऐसे ही 14 क्वेश्चन है in which case the particle describe a helical path. तो आपको ये भी पता है कि helical path के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए. The velocity must be at some angle with the magnetic field. That will be the case. तो हाँ यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन है उनमें से चेक करो कि कौन सी केस में वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कुछ एंगल पर है. So that will be like again 14 क्वेश्चन. So moderate to easy, not difficult. Next question is 15 and that is it's in which case would the particle move in a straight line along negative direction of y axis, more along negative y. तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें आपको चेक करने का कि कौन सी पॉसिबिलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि पार्टिकल नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव करे. सो अगेन यू हैव टू गो विद द ऑप्शन आल्सो. सिमिलरली देयर वाज अनदर पैसेज सॉर्ट ऑफ लाइक मैच द कॉलम. तो वहाँ पर भी आपके पास 3 कॉलम है. लेट मी इरेज फर्स्ट दिस पार्ट. Okay, so the last 3 questions and the last match the column. So here in column 1 work done is given for different thermodynamic processes. Column 2 different types of processes are mentioned and column 3 same processes are mentioned on PV graph. तो अब आपको based on that तीनों columns को मैच करते हुए कुछ questions पूछ लिए गए हैं 3. So इसमें है which of the following option is only correct representation of a process in which delta U equal to delta Q minus P delta V. तो यहाँ पे P delta V क्या है एक work done है. P delta V is applicable when प्रेशर इज कांस्टेंट. तो आपको चेक करना था कि कौन सी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है और उनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए करेक्ट मैच कर रहा है. सो इट्स आल्सो लाइक ओवरऑल इट्स easy question but in the paper you might feel it little bit moderate. So question number 16 again you have to check in with the option and can be it's like more of an easy question by just looking at the options you can answer it easily. Next question was 17. यहाँ पर भी पूछा गया which of the following option is the correct combination. So again different work done different processes और diagram. तो यहाँ पर आपको चेक करना है जैसे फर्स्ट में थर्ड मतलब वर्क डन यहाँ पे 1 to 2 प्रोसेस में 0 है. तो अब ये और सेकंड में बता रहा है वो प्रोसेस कौन सी है आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम. सो दैट्स सीम्स लाइक आल्सो राइट. एस ऑप्शन चेक करो कि एस में आइसोकोरिक ग्राफ है कि नहीं. सो एस में आइसोकोरिक ग्राफ है दैट मीन्स इट्स करेक्ट एक्चुअली. तो ऐसे ही आपको चीज़ें लाइक सो इट्स आल्सो एन ईजी पार्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 18 here. So which one of the following option correctly represent a thermodynamic process that is used as a
करेक्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द आइडियल गैस। तो यहाँ बस आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड में कौन सी प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व होती है, एंड दैट वाज बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बस आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए process तो already adiabatic आ ही गया, and corresponding graphs, then checking that options you can answer it also easy. So this was all about the paper. So it was really very easy paper. I think I have not even seen this much easy paper in any year for part physics. So this is all about. So sometime physics paper भी काफ़ी easy आता है, you should be like happy for that too. And I hope this video is helpful for you people in understanding over and the overview of paper. So that's all. Thank you everyone.